नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आज के हमारी वीडियो में। साथियों, अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं रेलवे में यूज़ किए जाने वाले, इस्तेमाल किए जाने वाले स्टैंडर्ड फॉर्म। दोस्तों, ये जो फॉर्म होते हैं वो 1 से लेके 14 तक होते हैं। तो आइए दोस्तों, हम एक-एक करके सभी फॉर्म के बारे में देखते हैं कि किस फॉर्म में क्या है, कब दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा फॉर्म है, जो मानक प्रपत्र है, वो है SF-1। इसको बोलते हैं निलंबन का आदेश। SF-1 निलंबन का आदेश। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति, रेलवे कर्मचारी, किसी कृत्यमय मामले में शामिल पाया जाता है, तो रेलवे क्या करती है, सबसे पहले उस व्यक्ति को सस्पेंड करती है। और दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि जो निलंबन है, सस्पेंशन है, वो पेनल्टी नहीं है, सिर्फ ये एक कार्यवाही है। इसको आप पेनल्टी नहीं मान सकते, ये पेनल्टी में नहीं जाती है। ये सिर्फ एक कार्यवाही है जिसके तहत उस कर्मचारी को काम पे जाने से, नौकरी पे जाने से रोका जाता है, सिर्फ इसीलिए दिया जाता है। तो दोस्तों, SF-1 जो है हमारा निलंबन का आदेश है, सस्पेंड करने के लिए SF-1 दिया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म है वो है SF-2। इसको बोलते हैं दोस्तों माना गया निलंबन, या डीम्ड सस्पेंशन बोलते हैं इसको, इंग्लिश में डीम्ड सस्पेंशन बोलते हैं। दोस्तों, जब किसी रेलवे कर्मचारी को पुलिस हिरासत में ले लेती है, पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसको 48 आवर्स, 48 घंटे या उससे अधिक समय तक जेल में समय हो जाता है, तो दोस्तों रेलवे उस स्थिति में उस कर्मचारी को सस्पेंड करने के लिए SF-2 इशू करती है। इसको बोलते हैं डीम्ड सस्पेंशन या फिर माना गया सस्पेंशन। इसकी टाइम पीरियड क्या है दोस्तों, 48 आवर्स। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो है वो है SF-3। दोस्तों, SF-3 जो है हमारा, देखो, निलंबन के दौरान अन्य रोजगार में ना होने का प्रमाण पत्र। निलंबन के दौरान किसी अन्य रोजगार में ना होने का प्रमाण पत्र। दोस्तों, जब किसी कर्मचारी को निलंबित कर दिया जाता है तो वो नौकरी पर नहीं आता है। उस समय पे क्या होता है कि वो अपने निर्वाह करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए रेलवे से मदद मांगता है कि देखिए, मैं काम पे नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है। तो रेलवे उससे एक SF-3 फॉर्म इशू करती है उसके खिलाफ में। और उसमें क्या होता है कि ये एम्प्लॉय जो सस्पेंड किया गया है वो उसमें साइन करता है और ये बताता है कि मैं सस्पेंशन टाइम के पीरियड में कहीं पर भी अन्य जगह काम नहीं कर रहा हूँ और आप मुझे मेरे निर्वाह के लिए कुछ भत्ते दीजिए। तो रेलवे क्या करती है दोस्तों, उस समय पे क्या, उस सस्पेंशन टाइम में उस कर्मचारी को बेसिक प्लस DA का 50% निर्वाह भत्ता, जिसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस अलावेंस, निर्वाह भत्ता या फिर सब्सिस्टेंस अलावेंस देती है। ये कितना होता है दोस्तों, बेसिक प्लस DA का 50% होता है। दोस्तों, ये बेसिक प्लस DA का 50% होता है। ये कहाँ चला गया, इधर, हाँ दोस्तों, ये बेसिक प्लस DA का 50% होता है। और दोस्तों, अगर सस्पेंशन अथॉरिटी चाहे तो इसे 25% बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। तो दोस्तों, निर्वाह भत्ता जो होता है बेसिक प्लस DA का 50% होता है और जो अथॉरिटी होती है वो इसे बढ़ा भी सकती है 25% और 25% कम भी कर सकती है। इसे बोलते हैं निर्वाह भत्ता या सब्सिस्टेंस अलाउंस, जो सस्पेंशन पीरियड में उस कर्मचारी को दिया जाता है। तो दोस्तों, SF-3 क्या होता है, निलंबन के दौरान रोजगार में ना होने का प्रमाण पत्र, कि भाई मैं सस्पेंड हूँ, मैं किसी तरह का काम नहीं करूँगा, मैं किसी तरह काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा SF-4। देखिए दोस्तों, कर्मचारी सस्पेंड हो गया, उस पर इंक्वायरी ही, इंक्वायरी में पता पड़ा कि भाई ये तो दोषी है ही नहीं, ये कर्मचारी ने तो कोई गलत काम किया नहीं है, तो उसे वापस से उसके पद पे लाया जाएगा। तो उसके पद पे लाने के लिए SF-14 इशू किया जाता है। इसको बोलते हैं निलंबन आदेश को रद्द करना
ये वापस करना, मतलब उसका जो सस्पेंशन है उसको कैंसिल करना या उसको वापस रिवोकेशन लाना। तो दोस्तों हमारा SF4 क्या है? हमारा जो SF4 है वो है निलंबन आदेश को रद्द करना, कि भाई अब आप फिर से आपकी जॉब पे आ जाइए, आप जो है बेगुनाह है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है SF5। दोस्तों SF5 जो है ये मेजर पेनल्टी में काउंट होता है। जब भी किसी रेल सेवक को मेजर पेनल्टी यानी कि बड़े दंड का आरोप पत्र देना होता है तो उस समय पे SF5 इशू किया जाता है। दोस्तों SF5 में जो मेजर पेनल्टी है उसके अंदर देखिए कर्मचारी को क्या कर सकते हैं, उसका जो पद है, जो पोस्ट है उसकी, उससे नीचे वाले पद पर बैठा सकते हैं, उसको सर्विस से रिमूव कर सकते हैं, उसको सर्विस से डिसमिसल कर सकते हैं, या फिर उसको कंपलसरी रिटायरमेंट भी दे सकते हैं। दोस्तों ये चारों ही मेजर पेनल्टी है, किसी को अपने पद से निचले पद पे लाना, या फिर उसको सर्विस से रिमूव फ्रॉम करना, या उसको डिसमिसल फ्रॉम सर्विस करना, या फिर उसको कंपलसरी रिटायरमेंट देना। जब ये चारों काम में से किसी एक को किया जाता है तो उस समय पे SF5 को इशू किया जाता है। SF5 बोले तो मेजर पेनल्टी। नेक्स्ट दोस्तों हमारा SF6 मानव प्रपत्र 6। दोस्तों इसमें क्या होता है, दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति ना देने का आदेश। SF6 दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति ना देने का आदेश। दोस्तों क्या होता है कि किसी कर्मचारी पे इंक्वायरी चल रही है, अब वो चाहता है कि भाई जो इंक्वायरी ऑफिसर ने जांच करी है उस जांच के जो एक प्रतिलिपि उसके पास दी जाए। अब रेलवे को ऐसा लगता है कि इस जो जांच के डॉक्यूमेंट्स है उसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ विशिष्ट जो प्रतिलिपि है जो उस एम्प्लॉय को नहीं दी जा सकती। तो रेलवे क्या करता है, SF6 जो मानक प्रपत्र 6 है उसको जारी करके और उस डॉक्यूमेंट को नहीं देता है। तो दोस्तों SF6 क्या होता है हमारा, दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति ना देने का आदेश, मतलब डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। सिंपल सी आम भाषा में ये है कि भाई हम SF6 जारी कर रहे हैं, आपको प्रतिलिपि में से कुछ विशिष्ट डॉक्यूमेंट है जो नहीं देंगे, ना आपको दिखा सकते हैं, उसलिए SF6 को जारी किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो है वो है SF7 मानक प्रपत्र 7 या स्टैंडर्ड फॉर्म 7। दोस्तों क्या होता है कि जब किसी कर्मचारी की जांच हो रही होती है तो वो जांच करने के लिए किसी न किसी ऑफिसर को लाया जाता है। तो ऑफिसर की नियुक्ति के बारे में ही बताया गया है SF7 में कि जब किसी कर्मचारी की जांच करनी हो तो उस जांच के लिए एक इंक्वायरी ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है, उसको बोलते हैं जांच अधिकारी। तो उसको उस पद पे नियुक्त करने के लिए कि आपको इस व्यक्ति की जांच करनी, इंक्वायरी करनी है, उसके लिए सबसे पहले SF7 स्टैंडर्ड फॉर्म 7 इशू किया जाता है। तो दोस्तों मानक प्रपत्र 7 क्या होता है, जांच अधिकारी। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो है वो है SF8 मानक प्रपत्र 8। दोस्तों जिस तरह से इंक्वायरी ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है उस तरह से एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर प्रस्तुत करता अधिकारी होता है जो प्रेजेंट करता है सभी पूरे मामले को, उसकी नियुक्ति की जाती है SF8 के द्वारा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 के बाद सीधा 10 आया है, मतलब 8 के बाद से 10 आया है। तो दोस्तों जो 9 नंबर का फॉर्म है वो रेलवे में अब नहीं है, वो रद्द कर दिया गया है, वो कैंसिल हो गया है। दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है 10 SF10। दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी किसी मामले में एक न होके एक से अधिक कर्मचारी शामिल होते हैं, एक से अधिक कर्मचारी शामिल होते हैं। तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, सभी की अलग अलग इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो रेलवे क्या करता है कि SF10 मानक प्रपत्र 10 लागू करता है और उन सभी की एक कॉमन इंक्वायरी की जाती है। तो कॉमन इंक्वायरी के लिए ही SF10 इशू किया था। देखिए दोस्तों संयुक्त कार्यवाही आदेश, इसमें लिखा भी है संयुक्त कार्यवाही आदेश, मतलब कि कॉमन कार्रवाई की जाती है इसके अंदर। जब एक या एक से अधिक कर्मचारी शामिल हो किसी कृत्य के अंदर
तो SF10 दिया जाता है ताकि कॉमन इंक्वायरी की जा सके। अब दोस्तों जब उन कर्मचारियों की, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा अधिक कर्मचारी है, तो उसमें एक जांच अधिकारी को भी लाना पड़ेगा, वो जांच करेगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो SF10 का ए है उसमें क्या है, बड़े दंड के लिए, क्योंकि मेजर पेनल्टी के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेजर पेनल्टी बड़े दंड के लिए आयोग की नियुक्ति करना, इंक्वायरी ऑफिसर की नियुक्ति करना। तो SF10 क्या है दोस्तों, SF10 का जो पार्ट ए है उसमें क्या है, मेजर पेनल्टी में इंक्वायरी ऑफिसर यानी कि जांच अधिकारी की नियुक्ति करना। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा SF10B, मानक प्रपत्र 10 का बी। इसमें क्या दोस्तों, जिस तरह से अपने ए के अंदर आईओ मतलब इंक्वायरी ऑफिसर की नियुक्ति करी है, उसी तरह से SF10B के अंदर क्या है कि बड़े दंड मतलब मेजर पेनल्टी के अंदर PO प्रेजेंटिंग ऑफिसर की नियुक्ति करना। तो दोस्तों इसमें 3 हो गए, SF10, SF10A, SF10B। 10 में क्या है, संयुक्त मतलब कॉमन इंक्वायरी करना। 10A में क्या है, इंक्वायरी ऑफिसर। 10B में क्या है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर मेजर पेनल्टी के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा SF11। दोस्तों SF11 कब दिया जाता है, जब कर्मचारी के द्वारा किया गया दोष बहुत बड़ा नहीं है, तब उस केस के अंदर SF11 दिया जाता है। तो देखो SF11 क्या है, छोटे दंड के लिए आरोप पत्र मतलब चार्जशीट देना। अब दोस्तों जैसे हमने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि जो मेजर पेनल्टी होती है उसमें क्या आता है, आपकी पोस्ट कम कर देना, आपको सेवा से निकाल देना, मतलब रिमूव सर्विस करना, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस करना, या फिर आपको कंपलसरी रिटायरमेंट देना। उसी तरह से SF11 जो माइनर पेनल्टी है, इसमें दोस्तों क्या होता है कि आपका पास PTO कट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आपका पास PTO कट कर देंगे, आपका इंक्रीमेंट कट कर देंगे या इंक्रीमेंट रोक देंगे, या फिर दोस्तों आपका प्रमोशन रोक सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, या फिर आपको लिखित में अथॉरिटी डांट फटकार भी लगा सकती है। तो दोस्तों SF11 कभी इशू किया जाता है जब छोटे दंड देना हो या माइनर पेनल्टी देना हो, पास PTO कट करना, प्रमोशन को रोक देने का या इंक्रीमेंट को रोक देने का या कट कर देने का, ये सब SF11 के अंदर आता है दोस्तों। अब इसमें भी दोस्तों 2 पार्ट है, SF11B और SF11C। देखिए दोस्तों जो हमारा SF11B है उसमें क्या है, छोटे दंड के मामलों में पूरी जांच करने के आदेश, इंक्वायरी करने के आदेश। दोस्तों नॉर्मली क्या होता है कि जब माइनर पेनल्टी की बात की जाती है तो उसमें इंक्वायरी नहीं होती है, उसमें इंक्वायरी बहुत कम की जाती है। पर अगर जो डिसिप्लिन अथॉरिटी है वो चाह रही है कि नहीं हम तो इंक्वायरी कराएंगे, तो उस केस में क्या होता है कि इंक्वायरी ऑफिसर को लाया जाता है। उसके लिए SF11B मतलब कि माइनर पेनल्टी के अंदर इंक्वायरी करने के आदेश, तो ये SF-B के द्वारा होता है दोस्तों। इसके बाद है SF11C। देखिए दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, छोटे दंड को बड़े दंड में बदलने या आरोप पत्र में बदलने का आदेश। दोस्तों क्या होता है कि अगर इंक्वायरी बैठाई, इंक्वायरी में पता पड़ा कि जो इसको पेनल्टी दी है कर्मचारी को, वो उसके जो उसका कृत्य है उससे छोटी दी गई है। अब रेलवे चाह रही है कि नहीं भाई इसे तो हम मेजर पेनल्टी देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उस पर माइनर पेनल्टी दे दी गई है। तो उस माइनर पेनल्टी को मेजर पेनल्टी में यानी कि उस छोटे दंड को बड़े दंड में बदलने के लिए SF11C का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों SF11 क्या होता है, माइनर चार्जशीट। SF11B माइनर जो चार्जशीट दी है उस मामले में इंक्वायरी करना। SF11C क्या होता है, माइनर पेनल्टी को मेजर पेनल्टी में बदलना। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा SF12। दोस्तों ये प्रपत्र उस रेल कर्मी को जारी किया जाता है जो किसी न्यायालय द्वारा आरोपित मामले में दोषी ठहराया गया हो। दोस्तों SF12 कब इशू करते हैं कि किसी रेलवे कर्मचारी को पुलिस ने पकड़ लिया है, और पकड़ने के बाद कोर्ट ने क्या किया, उसे दोषी ठहरा दिया है कि भाई इसने ये काम किया और ये दोषी है। तो उस केस में उस कर्मचारी के खिलाफ जो है SF12 इशू किया जाएगा कि उच्च न्यायालय ने
उस व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया गया है कि वो उसने ये कृत्य किया है। तो उस केस में दोस्तों क्या होगा कि SF-12 का फॉर्म इशू कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हमारा SF-13 और SF-14। SF-13 और SF-14 ये दोनों फॉर्म दोस्तों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए, वो कर्मचारी जो रेलवे में काम करते थे अब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके लिए ये दोनों फॉर्म है। तो दोस्तों SF-13 क्या है? राष्ट्रपति की मंजूरी। SF-13 राष्ट्रपति की मंजूरी। देखिए दोस्तों, जब किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करनी हो, भले से वो रेलवे में काम नहीं करता है पर उसने कुछ ऐसा कृत्य कर दिया है कि उसके अगेंस्ट में कार्यवाही करनी हो, या किसी कर्मचारी जो एक्स कर्मचारी है, सेवानिवृत्त कर्मचारी है, उसकी जो पुरानी कार्यवाही है उसको जारी रखना हो, उस केस में SF-13 जारी किया जाता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों हमारा SF-14। ये दोस्तों क्या है? सेवानिवृत्त कर्मचारी या सेवानिवृत्त आरोप पत्र। दोस्तों इसमें क्या होता है कि कोई रिटायर्ड एम्प्लॉय है, उसने कुछ ऐसा केस कर दिया है कि उस पर अब इंक्वायरी बैठानी है। तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, SF-14 का इशू किया जाता है, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी के खिलाफ औपचारिक आरोप पत्र जारी करने का प्रपत्र, कि भाई उसने कुछ ऐसा काम कर दिया है कि अभी उसके अगेंस्ट में हमको इंक्वायरी बैठानी है और आरोप देना है। तो उस केस में दोस्तों क्या होता है कि SF-14 जो सेवानिवृत्त आरोप पत्र होता है वो जारी किया जाता है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में 1 से लेके और 14 तक सभी जो फॉर्म है उसको डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये सभी समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर आपको उसको अच्छे से याद करना है तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप एक नोटबुक लें और उसमें सभी फॉर्म को अच्छे से लिख लें और याद करें, ताकि क्या है कि आपके जो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम होंगे तो उनमें से क्या होगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो इस टॉपिक में बहुत आते हैं। तो आप इसे ज़रूर लिख के रखें और याद करें। ठीक है दोस्तों, साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।